श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कि सबका फेवरेट है। अच्छा, हाँ, तो वो मेरा भी फेवरेट है। लता जी का है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा भी है, हाँ। अगर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फेसबुक नहीं होता तो यहाँ के मैं म्यूजिशियन से, यहाँ के कलाकारों से मैं जुड़ नहीं पाती। आज अभी देखे तो मेरे फेसबुक पेज कृति सिंह पे 5 लाख फॉलोवर्स से ज़्यादा हैं। तो लोग अभी पसंद करें मेरे गाने को और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हर सोशल मीडिया अच्छा है, हाँ। और एंड्रॉयड फ़ोन का इतना योगदान है, जब नहीं था तो इम्पोर्टेंस पता नहीं थी। लेकिन जब हो गया तो बिल्कुल बिल्कुल। जिनसे मैं 2.5 साल से सीख रही हूँ। एक कहते हैं ना कि भटकते भटकते आप सही जगह पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ, तो वैसा ही मेरे साथ हुआ है। अभी मैं, हमारे गुरु श्री रजनीश कुमार जी हैं, जो बिहार के सबसे पॉपुलर तो कहे नहीं जाए, लेकिन हाँ बहुत गुणी हैं गुरु जी, और बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। तो रजनीश कुमार जी हमारे गुरु जी हैं। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो विश्व की सारी शक्ति उसे प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। केबी स्टूडियो के इस खास एपिसोड में मैं आज आपको एक ऐसे सिंगर से मिलवाने जा रहा हूँ जो काफी कम उम्र में काफी अच्छे चर्चित बन चुके हैं। तो चलिए मैं अभी उनसे मिलवाता हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ कृति सिंह जी से। उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनकी संघर्ष से सफलता तक की कहानी। जी नमस्कार कृति जी। जी नमस्ते। जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, प्रणाम सबको। सबसे पहले मैं हूँ कृति सिंह और मैं पटना में रहती हूँ, लेकिन मैं बेसिकली कटिहार की रहने वाली हूँ। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और मैं पटना में रहकर जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी करती हूँ। साथ ही साथ मैं सिंगिंग अपने गुरुजी श्री रजनीश कुमार जी से सीखती हूँ। साथ ही साथ मैं लाइव शोज़ करती हूँ। तो यही सब है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी कृति जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, जो आपकी जो प्रारंभिक में शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो कहाँ से हुई है? जहाँ तक हमें पता है जो आपका 10th तक का जो शिक्षा दीक्षा आपके ननिहाल में हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, मेरी 10th तक की पढ़ाई मेरे नाना जी के घर पर हुई है, कटिहार में हुई है। और चूँकि मेरा घर कटिहार, जो मेन कटिहार है, वहाँ से थोड़ा दूर है, बारसोई एक जगह है। वहाँ बेसिकली वहाँ पे एक बनकोटा नामक गांव है, वहाँ मेरा घर है। लेकिन मैं शुरू से ही अपने नाना जी के यहाँ रही और यहीं से मैंने 10th तक पढ़ाई की है। और उसके बाद इंटरमीडिएट DS कॉलेज कटिहार से किया है, और यहाँ वहीं से मैंने DS कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की। जी बिल्कुल। कृति जी, मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ और। जैसा कि आप पढ़ाई में काफ़ी बोनाफाइड स्टूडेंट रह चुके हैं, जहाँ तक हमें नॉलेज में है, तो आपने फिर सिंगिंग के क्षेत्र में कब प्रवेश किया और आखिर क्यों? जी, मैं शुरू से ही बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 10th में मैंने स्कूल में 2nd टॉप किया था। मैं ही स्कूल टॉपर बनती, लेकिन कुछ कारणों से हुआ कि हाँ, मेरे कुछ नंबर से मैं रह गई थी और मैं 2nd टॉपर हुई थी। और इंटरमीडिएट में भी मैंने साइंस लिया था, और उसमें भी साइंस मैंने बिहार बोर्ड से किया था। तो उसमें कटिहार में ही रह के, एक छोटे से शहर में रह के, ज़्यादा वहाँ पे पटना लेवल की तो कोचिंग उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना भी वहाँ पे मैंने 72% लाए थे। फिर
फिर इंग्लिश ऑनर्स किया, लेकिन सिंगिंग में मेरी रुचि थी। और जब मैं पार्ट 1 में थी तब मुझे ये फ़ील हुआ, गाती तो मैं बचपन से ही थी, भजन में, हमारे घर में भक्तिमय माहौल शुरू से था, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ सिंगिंग में आएंगे, सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन चुनेंगे। लेकिन जब मैं पार्ट 1 में पटना आई, पढ़ाई के लिए आई थी, तब मुझे जब घर परिवार सबसे दूर हो गई, तभी मुझे ये अंदर से ये फील होने लगा कि मुझे मतलब किसी और चीज़ में नहीं हो पाएगा, मतलब मेरा उतना मन नहीं लग पाएगा जितना मेरा संगीत में मन है। जी। तो इसलिए फिर ये सब रहा कि संगीत में आने का। जी। यहाँ से एक सवाल और हम लेना चाहेंगे। जब आपके माता पिता जी, जब एक आप अच्छे और बोनाफाइड स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता जी या आपके नाना, जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि आपके नाना जी भी एक स्कूली शिक्षक थे और अच्छे शिक्षक थे, तो वो लोग आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखे होंगे, जो मेरी बच्ची यूपीएससी से परीक्षा को कम्पीट करती और बहुत बड़ा पदाधिकारी बनती, तो इसके लिए आपने सिंगिंग को चुना। तो क्या माता पिता जी इसके लिए आपको कितना सहयोग किया? जी, सबसे पहले तो मैं जब पटना आई थी तभी जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए आई थी, और पापा की शुरू से इच्छा थी कि जब मैं बचपन से ही बहुत पढ़ाई में बहुत मेरा शार्प माइंड था, और मैं बहुत पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बचपन से ही, साथ ही साथ सिंगिंग करती थी। लेकिन सिंगिंग को लेकर जब सब मुझे बचपन से कॉम्प्लीमेंट देते थे कि तुम सिंगिंग में जाओ, सिंगिंग में सब यही बोलते थे कि तुम कोई रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो चांस में। लेकिन तभी मैं उन सब बातों को ज़्यादा एकदम गौर से मैं अपने ऊपर नहीं चढ़ाती थी, मुझको लगता था इग्नोर करती थी, क्योंकि शुरू से पापा की चाह थी कि मैं यूपीएससी करूं। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये फील हुआ, मैंने जैसा कि बताया है कि मैं जब पार्ट 1 में आई तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे सिंगिंग करना है। और तब मैंने, लेकिन घर पे ये नहीं बता पाई, तभी भी यही सोचकर मैं चुप रह गई कि पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही एजुकेशनल है। तो उसमें से ये एकदम अचानक से बोलना कि नहीं मुझे सिंगिंग में जाना है, तो सबको ये लगता कि अचानक इसको क्या हो गया, कि हाँ गाती थी ये सबको पता था, लेकिन सबने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अचानक से सिंगिंग में आ जाएंगे। तो ये सब लेकिन जब मैं पार्ट 1 में आई तब मैं डिसाइड कर चुकी थी कि जनरल कॉम्पिटिशन्स, इन सब लाइन में आने का मेरा यही कारण रहा कि मैं चाहती थी कि कोई भी पहले जॉब ले लें, उसके बाद घर पे नहीं बताया, तभी बहुत छोटी भी थी, तभी माइंड में यही आया कि कोई भी ऐसे जॉब ले लें और हाँ उसके बाद सिंगिंग करने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जनरल कॉम्पिटिशन एक दलदल टाइप का, इसमें जो एक बार फंसा तो वो एक एग्ज़ाम दिया, फिर उसका 2 साल रिजल्ट का वेट किया, फिर लास्ट में उसका नहीं हुआ। मैं बहुत सारे मेरिट्स में छटी हूँ, तो बहुत मतलब क्वालिफाई करके सिंगिंग को साथ में रख के भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। लेकिन फिर मैंने छोटे छोटे चीज़ों से वहाँ मैं छट गई। तो मुझे अब तक ये ऐसा फील हुआ कि हाँ, तभी अगर मैं घर पे स्टार्टिंग में ही बता देती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर धीरे धीरे मम्मी पापा लोग हाँ एग्री किए, लेकिन हाँ उन लोगों के मन में ऐसा ही डर है कि एक संशय है कि पता नहीं सिंगिंग में जाएं तो आगे बढ़ पाए या नहीं, इसको लेकर। लेकिन मेरे मम्मी पापा शुरू से इतने सपोर्टिव रहे कि वो लोग ज़्यादा वो नहीं किए कि हाँ ये मत करो वो मत करो। हाँ, ये सब कारण रहा। लेकिन हाँ, उन लोगों के मन में थोड़ा संशय है कि पता है सिंगिंग कर रहे तो आगे जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसलिए। यहाँ से एक सवाल और हम लेना चाहेंगे आपसे, अगला सवाल। जैसे कि हद तक दिखता हूँ कि लड़कियों को गांव से आके और पटना जैसे शहरों में रहना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष लगता है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कहीं ना कहीं करते हैं। तो पटना में रहकर लड़की को रह के तैयारी करना और पढ़ाई करना, रहना, ये सब जो सिलसिला है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़्यादा ये दिक्कत की बात है? सच में एक लड़की के लिए तो वाकई में बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। क्योंकि मैं जब अपने बारे में बताऊंगी कि मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूं, तो उसी से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि अभी भी वहां का ये हाल है कि अभी बारसोई एक जगह है कटिहार में, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ, बनकोटा नामक गाँव। लेकिन अभी भी जब मैं बाहर रहती हूँ तो वहाँ के बारे में कुछ सर्च करती हूँ, कुछ पता करने का मेरा प्रयास रहता है, तो मुझे नहीं मिल पाती वहाँ की न्यूज़। तो वहाँ अभी भी इतने पिछड़े टाइप के, वहाँ पे मतलब इतने पीछे हैं वो लोग, वहाँ के एरिया वाइज लोगों को देखा जाए तो मैं वैसे जगह से बिलोंग करती हूँ। लेकिन हाँ, मम्मी पापा शिक्षित हैं, पेरेंट्स शिक्षित हैं, तो उसके कारण मुझे आगे बढ़ाया गया। और मैं लड़कियों के लिए ये कहना चाहूँगी, हाँ उनके मम्मी पापा सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो लोग सपोर्टिव होने चाहिए और
पटना में रह के ऑब्वियसली बहुत दिक्कत होती है लड़कियों को, लेकिन लड़की जो काम करने आई है अपने चीज़ों पे, वो जो भी करे, जिस भी फील्ड में आई है या जो भी करना है उसमें एकदम फोकस्ड रहे, क्योंकि यहाँ भटकाव के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हाँ जो क्या कहें कि माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों को माइंड एकत्र करने का बहुत कम साधन मिलेगा। तो लेकिन आपको उसमें स्ट्रिक्ट रहना है कि आप कहाँ से आए हो, क्या एम है, तो उस पर हमेशा स्ट्रिक्ट रहे। परेशानियाँ आएंगी, लेकिन हाँ अगर आप में है, करेज है, तो धीरे धीरे सारी परेशानियाँ ऑब्वियसली कम होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक और सवाल आगे लेना चाहेंगे हम आपसे। जैसा कि आपने सिंगिंग के क्षेत्र में जब इन किए तो इसके कोई ना कोई एक हर चीज़ के एक गुरु होते हैं, तो सिंगिंग के क्षेत्र में आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिला और उस क्षेत्र में आपको आने के लिए सबसे बड़े सहयोग के रूप में किन्हें आप पाते हैं? हाँ, सबसे पहले तो जब मैं सिंगिंग लाइन में आई, तो सिंगिंग लाइन में मैंने बताया कि जब मैं जनरल कॉम्पिटिशन्स कर रही थी, तो उसमें ऐसा हुआ ना कि जब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, तब से मैं जनरल कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स को निकालने लगी थी। लेकिन मेरिट में मैं छट जाती थी कुछ नंबर से, जहाँ पे लड़कियाँ, दूसरी लड़कियाँ एक दूसरे से बात कर रही हैं या घूम रही हैं, या वहाँ मैं एकदम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि हाँ कोई भी पहले एग्ज़ाम निकालना है और उसके बाद सिंगिंग में आना है। तो मेरे दिमाग में मेरा एम फिक्स था, तो इसके कारण मैं ज़्यादा अपने काम में फोकस्ड रहती थी, इसके कारण मेरा रिजल्ट आने लगा था। जैसे कि आपका सिंगिंग के क्षेत्र में प्रवेश हुआ, एंट्री हुआ, तो वहाँ से आपके सबसे बड़े सलाहकार कही जाए, आपके गुरु कही जाए, वो कौन थे? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। जी, मैं गुरु के बारे में पहले बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैं जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए पटना आई थी, तभी तो मैं कॉम्पिटिशन ही कर रही थी। जी। और जब दूसरी लड़कियों के एक भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते थे, उस टाइम मेरा जब ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, मैंने 1 साल के अंदर ही यहाँ पे एग्ज़ाम्स निकालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं हमेशा फोकस्ड रहती थी। जहाँ दूसरी लड़कियाँ एक दूसरे से बात में करने में टाइम वेस्ट कर रही हैं, या कुछ भी वो लोग अपना किसी भी तरह से टाइम वेस्ट करें, वहाँ मैं एक कोने में बैठ के अपना पढ़ती रहती थी, क्योंकि मेरे माइंड में एक फिक्स पॉइंट था कि हाँ मुझे कोई भी जॉब लेना है, उसके बाद मुझको सिंगिंग लाइन में आना है। तो ये था। तो जब थोड़े चीज़ों से जब मेरिट में छटने लगे, तो अंदर से ये हुआ कि पता नहीं अब छट रहे हैं, अब पता नहीं कब सीख पाएंगे, एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन होने लगा। तो मैंने घर पे बिना बताए क्या किया था कि 2017 का वो टाइम है जब मैंने ना एक सर्च करके बहुत ही, क्योंकि मेरा सिंगिंग यहाँ पे भी किसी लोगों से कोई जान पहचान नहीं थी मेरी, तो मैंने ये किया कि एक पता लगाकर, एक भैया थे उनके माध्यम से एक छोटे से इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन वहाँ पे भी मैंने 2 महीने सीखा, और 2 महीने सीखा, फिर 2 महीने बाद फिर 6 महीने मैंने नहीं सीखा, क्योंकि मेरे पास उस टाइम घर से बहुत लिमिटेड पैसे आते थे और उसी पैसे में मैनेज करना होता था। तो ये था कि उस टाइम नहीं हो पाया, नहीं सीख पाई वहाँ पे। बस मैंने 10 क्लास मुश्किल से किए होंगे और फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन वहाँ से कुछ दोस्त मिले, कुछ जान पहचान हुई। फिर 6 महीने नहीं किया, लेकिन हाँ 6 में इस बीच में जो मेरे एग्ज़ाम्स निकलते थे, तो आसपास जहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी, वहाँ की आसपास की लेडीज़ लोगों को पता था कि हाँ इसका एग्ज़ाम निकलता है, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ मेरे बेटे को पढ़ाओ, उसका छोटा सा बच्चा था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। तो उससे जो अर्निंग होती थी, उसके बाद मैंने एक दूसरे इंस्टीट्यूट में हिस्सा लिया, मतलब वहाँ पर एडमिशन किया। फिर वहाँ पर भी मैंने 6 महीने सीखा। उसके बाद जो अभी के मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मैं 2.5 साल से सीख रही हूँ, एक कहते ना कि भटकते भटकते आप सही जगह पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से। हाँ, तो वैसा ही मेरे साथ हुआ है। अभी मैं हमारे गुरु श्री रजनीश कुमार जी हैं, जो बिहार के सबसे पॉपुलर तो कहे नहीं जाए, लेकिन हाँ बहुत गुणी हैं गुरु जी, और बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। तो रजनीश कुमार जी हमारे गुरु जी हैं। जैसा कि मैं जान रहा हूँ, आपका सिंगिंग के क्षेत्र में जब एंट्री हुआ, तो उसके बाद जब आपको शूट के लिए बोला जाता था और शूट के लिए आपको कॉल आती थी, तो आप शो के लिए बोला जाता था और आपको कॉल जब आती थी, तो शो में आप जाने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते थे और उन्हें कंफर्म करने के लिए भी आप हिचकिचाते थे। ऐसा मन में आपको क्यों होता था? इसके बारे में थोड़ा जानकारी। जी, जब मैं क्योंकि शो लाइन, हाँ सिंगिंग में क्लासेस कर रही थी, लेकिन शो लाइन के लोगों से, शो लाइन जब मैं फेसबुक पे देखती थी कि हाँ पटना में शोज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे सिंगर्स आते हैं, बैंड्स आते हैं, वो गाते हैं, एंकर्स आते हैं, बहुत अच्छे ड्रेसेस रहते हैं उनके, तो मैं तो सिंपल सी थी, स्टूडेंट थी और क्लासेस करती थी। करने का सिंगिंग का ऑब्वियसली मन था, लेकिन एक डर सा मन में था कि पता नहीं, एक चकाचौंध सी दुनिया लगती थी कि पता नहीं यहाँ क्या होता होगा, अंदर से एक डर था। तो जब मुझे फेसबुक मैसेंजर
पे सब पूछते थे म्यूजिशियंस या और दूसरे आर्टिस्ट की बेटा तुम, क्योंकि मैंने अपने फेसबुक आईडी में वर्क्स एज सिंगिंग लिखा हुआ था। अच्छा। तो लोग मुझसे पूछते थे मैसेंजर पे कि बेटा क्या तुम गाती हो? तो मैं उनको कहती थी कि हाँ सर गाते हैं। तो बोलते थे कुछ गाकर भेजो, तो मैं गाकर भेज देती थी और उनको पसंद भी आता था। वो लोग कॉम्प्लीमेंट देते थे कि हाँ तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। लेकिन तब वो लोग बोलते थे कि हमारा एक शो है, तुम आ जाना इस दिन, तो क्या पेमेंट लोगी? तो मैं पेमेंट के नाम से डर जाती थी, सोचती थी कि ये लोग पेमेंट देते हैं तो पता नहीं शो में क्या होता होगा, एकदम चकाचौंध सा लगता था। तो अंदर से ये डर रहता था, तो ये सब रहता था, इसके कारण मैं रिप्लाई नहीं देती थी। जी जी जी। हाँ, जैसा कि आप बताए, जो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना रहता है। आप सुन रहे थे कृतिका जी से, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई वो कहाँ से हुई, इनका जो सिंगिंग के क्षेत्र में आना हुआ वो कहाँ से हुआ, इनका जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा, और फिर पटना जैसे शहरों में एक गर्ल्स के लिए कितनी सारी दिक्कतें होती है, और उस दिक्कतों और उस भटकाव को किस तरह एकत्रित करके, माइंड को स्थिर करके हम अपनी अचीव को फोकस कर सकते हैं। तो ये सब बात सुन रहे थे। चलिए, इस खास एपिसोड में मैं आपसे अगली सवाल लेना चाहूँगा। जब आपका पहला शो था और इस शो के दरमियान में तो आपका सबसे पहला गाना कौन सा था, वो हमारे प्लीज दर्शकों को गुनगुना के बताइएगा। जी, शो में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब कोई दूसरे म्यूजिशियन, कोई भी म्यूजिशियन मुझे कहते थे मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे कि बेटा कुछ गाकर भेजो, तो मैं गाकर भेज देती थी। लेकिन जब वो लोग शो के लिए कहते थे तो मैं शो के लिए हिचकिचाती थी, क्योंकि मुझे अंदर से डर लगता था कि पता नहीं इस लाइन में क्या होता है, क्यों एकदम चकाचौंध सा लगता है कि पेमेंट, पता नहीं पेमेंट देते हैं तो पता नहीं और क्या करवाते होंगे। तो हाँ, तो ये डर था, तो मैं किसी को जवाब नहीं देती थी शो के नाम पे। लेकिन हाँ, जब एक अंकल हैं, उन्होंने कहा, वो भी मेरे फेसबुक से जुड़े हुए थे, पटना के बहुत अच्छे वो इवेंट मैनेजर भी हैं और डीजे भी है, डीजे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन। कीर्ति जी, हम जानना चाहेंगे, जब आपका पहला शो हुआ था तो उस समय आपके मन में कैसा हेजिटेशन था और आपको कैसा अनुभव हो रहा था, इसके बारे में बताइएगा। जी, मेरा जब पहला शो हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि जो म्यूजिशियन मुझे मैसेंजर पे बोलते थे, फेसबुक मैसेंजर पे कि बेटा कुछ गाकर भेजो, तो मैं गाकर भेज देती थी। लेकिन जब शो के लिए वो लोग बोलते थे, पेमेंट के बारे में बात करते थे कि पेमेंट क्या लोगी आप, तो मुझे एक डर लग जाता था कि पता नहीं ये लोग बुलाते हैं लेकिन लड़की के साथ क्या होता होगा इस लाइन में, क्योंकि चकाचौंध सी दुनिया लगती है, हम लोग बहुत वैसे बैकग्राउंड से हैं ही नहीं, तो एकदम डर सा लगता था कि पता नहीं लड़की के साथ क्या होता होगा, पेमेंट के बारे में पूछ रहे हैं एकदम। तो मैं कुछ जवाब नहीं देती थी। लेकिन हाँ, पटना के एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, अंकल है, बहुत ही पुराने हैं वो लोग, तो पप्पू दा नाम से है वो। तो उन्होंने मुझे फेसबुक पे, वो भी मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा तुम गाती हो तो कुछ गाकर भेजो। तो मैंने कहा कि हाँ सर, अंकल गाकर भेज देते। तो उनको जब मैंने गाकर भेजा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा बेटा एक इस डेट को शो है, तुम आना, लेकिन तुमको पेमेंट नहीं मिलेगा। जब उन्होंने ऐसा कहा कि बेटा पेमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ तुम आना, जो भी होगा एंजॉय करना, तो हमको बस ये देखना है कि तुम स्टेज पे गाती हो तो कैसा परफॉर्मेंस रहता है तुम्हारा। तो जब उन्होंने मुझको ऐसा बोला, तब मुझे उनका आंसर बहुत ईमानदार लगा कि मतलब वो कि पेमेंट नहीं देंगे बेटा, लेकिन तुम आना, बस हम तुमको स्टेज पे गाते सुनना चाहते। क्योंकि इससे पहले उनको मैंने बोला कि मैं बहुत स्कूल और कॉलेजेस में गए हैं, लेकिन हाँ एज ए प्रोफेशनल पैसे लेकर कहीं पे होता है परफॉर्म करना, वो नहीं किया अब तक। तो उन्होंने बुलाया इस डेट को। उस डेट में जब वो डेट आया तो यहाँ मेरे बहुत सारे जैसे होता है ना गांव घर के भाई लोग पढ़ते थे, तो वो दो भाई मेरे साथ गए थे कि देखने के लिए पता नहीं क्या होता है, हम भी डरे हुए थे। तो हम वहाँ गए, तो स्टेज पे गए तो सब कुछ था, थोड़ा तो डर लग रहा था कि सब वहाँ अच्छे ड्रेसेस पहन कर आए थे, हम लोग एकदम नॉर्मल ड्रेस में थे। और जब स्टेज पे परफॉर्मेंस हुई मेरी, ट्रैक पे गाना था, 2 सॉन्ग मैंने गाया था, और सब ऑडियंस इतने खुश हो गए थे और सबको इतना पसंद आया था, सब ने बहुत तारीफ की थी और हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर अंकल ने बोला कि हाँ बेटा कोई और गाना हो तो गाए, लेकिन तभी मैंने 2 ही गाना रेडी करके मैं गई थी, तो वहाँ 2 गाना गाए और वापस आए। तो ऐसा मेरा पहला रहा, अच्छा लगा था, स्टेज रहा था जी। हाँ, तो हम सबसे पहले इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे, जो सबसे प्रथम जो आपका एल्बम बना था, ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो कौन सा गाना था वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी, अभी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ यूट्यूब पर बहुत अच्छे से। तो मेरा पहला गाना जो है वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जी, वो अपने कान्हा, अपने ठाकुर जी को ही डेडिकेट किया है मैंने, क्योंकि जब से मैं पटना में हूँ और जब भी मैं अकेले रहती हूँ, बचपन से ही कहा जाए तो उनको ही अपना दोस्त, साथी, उनको अपना गुरु, मार्गदर्शक, सब उनको मान लिया है। और
तो उनसे बहुत भावनात्मक मेरा कनेक्शन है, तो उनको ही डेडिकेट करके मैंने ये गाया था। अच्छा अच्छा। सबको बहुत उसको अप्रिशिएट किया है सबने, तो ये रहा है। हम उन तमाम दर्शकों को यह जो आपका हे कृष्णा श्री कृष्णा हरे मुरारी, वो जो आपका गाना का बोल है, वो प्लीज 2 लाइन कम से कम हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंसों के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी बहुत 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 शानदार गाना, ये काफ़ी दिल को एक तरह से छू लेने वाली गाना आपका पहला जो एल्बम था, बहुत अच्छा लगा। मैं इसी कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे, कटिहार के जो वहाँ के परिवेश रहा है आपका, वहाँ से आप जहाँ से आप पले बढ़े हैं निश्चित रूप से, तो वहाँ के बारे में, वहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा, वहाँ का ऐसा माहौल है? जो मैं कटिहार का अगर मेन टाउन की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, क्योंकि जो कोई भी शहर का, कोई भी ज़िले का जो मेन टाउन होता है, एरिया होता है, वो तो बहुत अच्छा रहता है। जी। और मैं शुरू से ही कटिहार में रही हूँ अपने नाना जी के यहाँ, तो वहाँ तो सब बेटर है, लेकिन जो हमारा गांव है बारसोई, जो मेरा गांव है, वो थोड़ा कटिहार से दूर पड़ता है। और जो मेरा पर्सनल गांव है बनकोटा नाम का, तो उस एरिया में कहा जाए तो वो एरिया उतना डेवलप्ड नहीं है अभी भी। वहाँ पे देखा जाए तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन हाँ एजुकेशन लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी आया है, लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पे बहुत चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे, डेवलपिंग होनी चाहिए वहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है। जी जैसा कि कीर्ति जी, मैं जान रहा हूँ जो आप पटना जैसे एक चकाचौंध शहर में रहते हुए भी, और आप कुछ दिन तक कही जाए तो आप एंड्रॉयड फ़ोन से वंचित थे और वो आपके पास नहीं था, तो निश्चित रूप से अभी कही जाए तो बच्चे को खाना नहीं दिया जाए और उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया जाए तो उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन लगेगा, और उस चीज़ को आप दूर करके और पटना जैसे शहरों में कैसा फील कर रहे थे? नहीं, अभी के टाइम में अगर सोचा जाए, जब मेरे पास है, जब मेरे पास अभी ना रहे, तब तो मुझे लगा कि अरे क्या मेरे पास, बिल्कुल मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा बिना इसके। लेकिन हाँ, जब जिसके पास जो नहीं होता है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता नहीं रहती है। हाँ, तभी जब मैं पटना में थी और 2017 तक मेरे 2017 मार्च तक मेरे पास फ़ोन नहीं था, अगस्त तक मेरे पास नहीं था एंड्रॉयड फ़ोन। तब मैंने तभी ट्यूशन पढ़ा के होता है, उसमें से जो अर्निंग होती थी उसको थोड़ा थोड़ा बचा के मैंने तभी सेकंड हैंड एंड्रॉयड फ़ोन लिया था। और उसके बाद मैंने फेसबुक पे आईडी बनाया था। और फेसबुक कहा जाए तो मेरे सिंगिंग को आगे बढ़ाने में फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से बुरा है, बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, अगर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अगर फेसबुक नहीं होता तो यहाँ के मैं म्यूजिशियन से, यहाँ के कलाकारों से मैं जुड़ नहीं पाती। आज अभी देखें तो मेरे फेसबुक पेज कृति सिंह पे 5 लाख फॉलोवर्स से ज़्यादा हैं, तो लोग अभी पसंद करें मेरे गाने को और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हर सोशल मीडिया अच्छा है, हाँ, और एंड्रॉयड फ़ोन का इतना योगदान है। जब नहीं था तो इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, लेकिन जब हो गया तो बिल्कुल। मैं हमारे सारे ऑडियंस को मैं चाहूँगा जो आपका जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग अभी तक में रहा है, उस गाने को कृपया गुनगुना के हमारे दर्शकों को। जो मैंने अब तक तो 2 ही एल्बम निकाले हैं, अभी सारे आने वाले हैं, बैक टू बैक आएंगे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर अब तक का कहा जाए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही है, तो मैं उसको ही सुना देती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जी जी थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आपका जो वो पंजाबी एक फॉग आया है वो भी 2 लाइन जरूर। अच्छा तो पंजाबी फोक है लेकिन वो बॉलीवुड में बना था तो उसका वो है दुनिया नाम से वो सॉन्ग है। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाओ तेरे संग में सलग दुनिया ओ बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाओ तेरे संग में सलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के एक्चुअली मैं ये सब तो गा रही हूँ लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पुराने गाने को पसंद करती हूँ जो लता जी रफ़ी साहब आशा जी के हैं तो इन सब गाने को मैं शोज़ में या और सब चीज़ों में भी क्योंकि इन सब गानों को अगर कोई गाए जो सिंगिंग करता है अगर सिर्फ सिंगिंग अगर वो ना सीख पा रहा हो जैसा अब तक मैंने महसूस किया है जो मैंने अनुभव किया है सिर्फ अगर पुराने गानों को वो एकदम बारीकी से फॉलो करे गाने का प्रयास करे गाए तो वो बहुत हद तक सिंगिंग करने लगेगा। जी। तो इतना है पुराने गानों में इतनी पावर है तो मैं पुराने गानों को ज़्यादा गाती हूँ। जी। हाँ अच्छा तो मैं इसी कड़ी में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा अगर हमारे जो भी ऑडियंस आपको फॉलो कर रहे हैं जो भी ऑडियंस आपको अभी हमारे चैनल के माध्यम से पसंद कर रहे हैं तो वो आपका वीडियो या ऑडियो जो भी हो तो वो कहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में अपने माध्यम से थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ जो भी मेरा ऑडियो या वीडियो या जो भी मेरे सॉन्ग्स को सुनना चाहते हैं तो वो लोग मेरे पेज कृति सिंह उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे यूट्यूब चैनल कृति सिंह सेम कृति सिंह को फॉलो कर सकते हैं या लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसका KRITY कृति और SINGH सिंह इस नाम से सर्च करें तो उसमें मेरा फोटो लोगो आ जाएगा और उसको आप लोग पेज पे देख रहे हो तो ज़रूर आप लोग फॉलो कर दें लाइक कर दें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें। कलाकारों में भी एक दल भी बना हुआ है कि कोई अपने ही जितने भी उनके लोग हैं उनको सपोर्ट करें कोई अब गुट बनाए हुए कि हाँ इनको सपोर्ट करें उनको सपोर्ट करें तो यही नहीं होना चाहिए क्योंकि कलाकार उसका कोई ये नहीं होता है कि वो इस कैटेगरी का उस कैटेगरी का कलाकार होता है तो ये सब भी कारण है और जहाँ सरकार की भी थोड़ी ढिलाई है कि बिहार में अभी तक वैसा कला संस्कृति को उतना ज़्यादा अभी के टाइम में डेवलप नहीं हो पा रहा है लेकिन हाँ धीरे धीरे चेंजिंग आ रही है जब से यूथ इस लाइन में आए हैं और जब से सोशल मीडिया ने स्थान लिया है तो यहाँ के भी बहुत सब ऐसे कलाकार हैं जो बहुत फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आर्ट को दिखाकर। जी मैं आखिरी में आपसे सवाल लेना चाहेंगे आपको उन कलाकारों के लिए आपको उन ऑडियंसों के लिए आपको उन आपके जिला वासियों के लिए आपके गांव वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा ताकि इस तरह की जो प्रतिभा है वो निखर के आए और जैसा कि मैं जान रहा हूँ आपका जो एक कटिहार जिला है वो प्रॉपरली अभी बहुत ज़्यादा इस मामले में सोशल मीडिया के मामले में कही जाए तो पिछड़ा हुआ है उनके लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा। हाँ कटिहार जो प्रॉपर है वहाँ के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वो एरिया अभी सोशल मीडिया पे अगर मैं वहाँ के प्रॉपर कटिहार के बारे में सर्च करती हूँ तो वहाँ के बहुत सारे न्यूज़ मिल जाते हैं लेकिन जब मैं अपने बारसोई क्षेत्र जो मेरा क्षेत्र है बारसोई और मेरा गांव है बनकोटा तो जब मैं बारसोई क्षेत्र के बारे में कुछ भी जानना चाहती हूँ वहाँ की कुछ भी डेली न्यूज़ को तो वो तक मुझे नहीं मिल पाता है तो वो एरिया इस टाइप का है कि वहाँ पे वहाँ के यूथ को आगे आना चाहिए इस लाइन में कि सोशल मीडिया पे जो भी हो अगर वहाँ के कलाकार हैं तो वो लोग उस पर एक्टिव हो सकते हैं और
जो कटिहार के कलाकार हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में अगर सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जहाँ हर कलाकार के लिए तो मेरा यही संदेश है कि अपने कहीं ना कहीं अपने आर्ट को फॉलो करें और उसे, क्योंकि बहुत मुश्किल से आर्ट मिल पाता है और आर्ट हमेशा भगवान का दिया हुआ होता है। जो भी किन्हीं में भी जो कलाकारी है तो वो सच में भगवान की दी हुई है और वो सबको नहीं मिल पाती है। तो जिनमें भी है टैलेंट, वो टैलेंट को दबने मत दें। कहीं से भी वो कहते हैं ना कि आपके पास अगर कुछ नहीं हो ना, जिनके पास कुछ नहीं होता ना वो लोग कमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि सबका फेवरेट है। अच्छा। वो मेरा भी फेवरेट है, लता जी का है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मिट्टी में मिल जावा, गढ़ बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और बहुत सब ऐसे कलाकार हैं जिनको सच में आगे लाने की जो आप लोगों ने ठानी है, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छी मुहिम है इतने हर परिस्थिति में, क्योंकि आज बारिश हो रही थी जैसा कि मैंने देखा, लेकिन फिर भी आपकी टीम जुटी हुई थी। मैं 2 घंटे लेट आई तो उसको भी आप लोगों ने तो ये सब सारे चीज़ों को मिलाकर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो खास एपिसोड में बने रहिए और इनका जो वीडियो है वो देखने के लिए डॉक्टर रोशन कुमार जी का एक फेसबुक चैनल है, उस पेज को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के नए नए प्रतिभावान से मिलने का आपको मौका मिलता रहे। जी हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के नए नए चहेतों से मिलने का आपका मौका मिलता रहे। मैं विदा लेता हूँ इस खास एपिसोड से। देखते रहिए केबी स्टूडियो बेगूसराय बिहार। कैमरामैन रॉकी कुमार के साथ केबी स्टूडियो। थैंक यू।